दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के आपके सब्जेक्ट के पहले टॉपिक पर। आज की वीडियो में सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, तुलनात्मक राजनीति की विकास यात्रा, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, इसका विषय क्षेत्र और तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की सीमाओं पर बात करेंगे। आपका कंपैरेटिव का ये पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने इसमें कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी ऐड किए हैं ताकि आप आज के इस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप आज के और भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियो लेक्चर के नोट्स कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉजिटिवर्सिटी पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण इन 3 शब्दों को सबसे पहले समझें। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं जिससे आप इन तीनों शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं। ये स्टोरी 90% स्टूडेंट की लाइफ में सेम ही होती है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि एग्जाम में इस स्टोरी को नहीं लिखना है। लिखने वाला मटेरियल मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में आपको ज्ञान को घोलकर पी जाना है और हूबहू वही एग्जाम में लिखकर आना है। समझना और लिखना इन दोनों में बहुत ही अंतर है। खैर, मेरी पॉजिटिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से यही कोशिश होगी कि आपको समझने और लिखने वाला दोनों बताने की। चलिए, सबसे पहले हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण इन 3 शब्दों को फोकस करते हुए आपको एक कहानी सुनाते हैं। देखिए, जब मैं 6th क्लास में था तो हमारे घर के एक तरफ स्कूल के टीचर का घर था जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब करने वाले एक अंकल जी का घर था। उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे। अब हर साल क्लास 6 से 10 तक जब भी रिजल्ट आता था तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले मेरे फ्रेंड्स के 95 to 99% तक मार्क्स आते थे। उसको स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिलती थी। दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालय से पढ़ने वाले मेरे दूसरे फ्रेंड के 75 to 80% तक मार्क्स आते थे और मेरे मार्क्स 55 to 60% के बीच में ही हमेशा रहते थे। अब हर साल हमारे पेरेंट्स रिजल्ट के बाद यही कंपेयर करने लग जाते हैं कि देख, तूने सही से पढ़ाई नहीं की। मास्टर जी के बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, दूसरे पड़ोसी के बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। हद तो तब हो जाती थी जब पड़ोस वाली दोनों आंटियां अपने बच्चों के अच्छे नंबर लाने पर हर साल हमारा मुंह मीठा कराने हमारे घर आती थी। अपने घर वालों से बहुत आर्गुमेंट करने के बाद, अपने स्कूल की कंडीशन को बताने के बाद उन्हें थोड़ा सा कन्विंस हम कर पाते थे। फिर भी मामला 60 to 70% मार्क्स लाने तक अटकता था कि कम से कम इतने मार्क्स तो लेकर आओ। ये नोकझोंक पूरी स्कूल लाइफ में चलती रही। मोस्टली स्टूडेंट की तुलना उनके रिलेटिव, उनके पड़ोसी के बच्चों से की जाती है। तो ये स्टोरी लगभग हर जगह कॉमन होती है। अब देखिए, इसमें हम उन तीनों शब्दों को समझते हैं। इस कहानी में सबसे पहले आपने तुलना को समझा। स्कूल जाने वाले बच्चों की तुलना। तुलना का आधार था उनके मार्क्स, उनका रिजल्ट। इस कहानी में आपने राजनीति को भी समझा। देखिए, हर इंसान में यश, प्रसिद्धि, शक्ति, फेमस होने की एक चाहत होती है। जब दोनों पड़ोसी आंटियां घर में हर साल मुंह मीठा कराने मेरे घर और मोहल्ले के घरों में जाती थी तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों की अचीवमेंट की वजह से उनके परिवार का नाम रोशन होता था। यही चीज मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे, मेरे कारण उनका भी नाम रोशन हो। देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक और था।
ऐसा माना जाता है कि यदि आपका बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो उसको भविष्य में अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी से परिवार के आर्थिक हालात मजबूत होंगे और परिवार अगर आर्थिक रूप से मजबूत है तो समाज में उसका रुतबा, उसकी हैसियत उतनी ही ऊंची होगी। आपको लाइफ में हर जगह पावर गेम दिखेगा और जहां पावर गेम है वहां पॉलिटिक्स जरूर होगी। अब एक जो तीसरा शब्द था, विश्लेषण। देखिए, जब हम तीनों परिवारों में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल, प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय और राजकीय विद्यालय पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें खुद ही बच्चों के रिजल्ट में जो गैप है उसके कारणों का पता चल जाएगा। देखिए, तुलना, कंपेयर करने का ये फायदा होता है कि जो परफॉर्मेंस मेरी 10th में 56% के आसपास थी और 12th में 65% के आसपास हो गई। इसी रिस्पेक्ट को हासिल करने के लिए आर्ट्स वाला एक स्टूडेंट आज पीएचडी कर रहा है और आपको पढ़ा रहा है। ठीक ऐसे ही हम देशों के अंदर विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं या कई देशों की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर कुछ निचोड़ निकालते हैं और अपनी शासन व्यवस्था पर दबाव बनाते हैं कि वे इन पॉजिटिव पॉइंट को अपनी शासन व्यवस्था में शामिल करें जिससे आपका जीवन बेहतर बन सके। आई होप इस स्टोरी के माध्यम से आपकी थोड़ी सी समझ में बना पाया हूँगा। अब लिखने वाले सेक्शन में आते हैं। दोस्तों, 21वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का जो रूप आज हमारे सामने है वह एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम है और इस समय अवधि में उसे सैकड़ों उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ा है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर चुका है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति संक्रमण काल की अवस्था में है, मतलब कि अभी भी इसका विकास हो रहा है। आज भी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र में लगातार विकास, बदलाव एवं असंतोष की स्थिति बनी हुई है। आज वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व के तमाम देशों में परस्पर सहयोग एवं निर्भरता बढ़ी है। आज किसी भी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विषय को केवल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता और ना ही किसी समस्या को सिर्फ स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जा सकता है। एक स्थानीय समस्या वैश्विक समस्या का रूप धारण कर सकती है तथा एक वैश्विक समस्या स्थानीय स्तर की राजनीति या अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस देखते ही देखते वैश्विक चिंता का विषय बन गया तथा विश्व के लगभग तमाम देशों की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को इसने प्रभावित किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्विक घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों, अब हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अर्थ को समझने से पहले इसका तुलनात्मक सरकार, कंपैरेटिव गवर्नमेंट से क्या अंतर है इसको समझ लेना आवश्यक है। तुलनात्मक सरकार राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही मुख्यतः तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित नहीं होता है। राजनीतिक व्यवहार के अनेक पहलू व अनेकों गैर शासकीय संस्थाएं जिसमें सरकारों के व्यवहार का निर्धारण होता है, तुलनात्मक सरकार में सम्मिलित नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। इसके अंतर्गत सरकारों एवं राजकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो ऑटोमेटिकली शामिल रहता है। इसके साथ ही साथ इसमें तुलनात्मक राजनीति के उन प्रभावों एवं प्रक्रियाओं का भी अध्ययन सम्मिलित रहता है जिसमें सरकारों के व्यवहार का निर्धारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब राज्य के स्थान पर सिविल सोसाइटी को तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में महत्व दिया जा रहा है। वैश्वीकरण के युग में बहुत से निर्णय राज्य के स्तर पर नहीं बल्कि नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के स्तर पर भी लिए जाने लगे हैं।
तुलनात्मक राजनीति की देखिए बहुत सी परिभाषाएं हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इनमें से जो भी आपको लगे ठीक ठाक, जो जिसमें आपका सेंस बनता हो, आप अपने आंसर में, इंट्रोडक्शन में दो कोई से भी 2 या 3 डेफिनेशन शामिल कर सकते हैं। मैं इनमें से बेसिकली 2 डेफिनेशन पर आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, एक है रॉल्फ ब्रेवंती। ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान व व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों एवं उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करती है। एम कर्टिस ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि एवं राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं तथा असमानताओं से है। देखिए, यहाँ पर आप व्यवहार को समझिए। राजनीतिक व्यवहार मतलब कि जो मानवीय मूल्य हैं, जो कि अनुभव है, उन चीजों को भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में शामिल करने की बात यहाँ की जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक व्यवहार की समानताओं व असमानताओं के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों, अब हम तुलनात्मक राजनीति का उद्भव या विकास यात्रा को समझते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना राजनीतिक चिंतन का। इसके सर्वप्रथम विचारक होने का श्रेय अरस्तु को जाता है, जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से अलग कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे स्थापित किया। अरस्तु ने तत्कालीन विश्व में प्रचलित 158 संविधानों का आगमनात्मक पद्धति द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया। अरस्तु ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में सरकारों के वर्गीकरण के लिए सुनिश्चित आधार बताए और तुलनात्मक पद्धति को प्रचलित किया। आधुनिक काल में तुलनात्मक राजनीति का आरंभ पुनर्जागरण काल से माना जाता है और मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का शिशु। उनकी किताब प्रिंस में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैकियावेली ने राज्य कला एवं शासन कला के अध्ययन पर बल दिया है तथा राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद व इतिहासवाद का समन्वय किया। इसी क्रम में अगला नाम मोंटेस्क्यू का आता है। मोंटेस्क्यू ने अनुभूति मूलक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। देखिए, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से पहले के समय को देखें तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो परंपरावादी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत विदेशी संविधानों का अध्ययन अथवा विदेशी सरकारों का अध्ययन जैसे विषयों पर बल दिया जाता था, इसका अध्ययन क्षेत्र अत्यंत संकुचित था। इसमें केवल और केवल यूरोप या कहें कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की राजनीतिक संस्थाओं का ही उल्लेख मिलता है। इस अध्ययन शाखा में अधिकांश विद्वानों की एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी द्वीपों के देशों में कोई भी रुचि नहीं थी। इसके अंतर्गत मूल्यों पर बल दिया गया एवं व्यवहारिक तत्वों जैसे कि दबाव समूह, जनमत एवं राजनीतिक व्यवहार जैसे गतिशील तत्वों की उपेक्षा की गई और इनके अध्ययन की शैली वर्णनात्मक तथा संवैधानिक ही रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेशवाद का अंत हो गया एवं तुलनात्मक राजनीति में एक निश्चित मोड़ आया और यह अनुशासन अधिक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बना। अब इसमें नॉन वेस्टर्न मतलब कि गैर पश्चिमी विकासशील देशों का भी अध्ययन होने लगा। इसमें वैज्ञानिक सटीकता का समावेश हुआ एवं राजनीति के व्यापक परिवेश के प्रति चिंता भी बढ़ी तथा नवीन अध्ययन पद्धतियां भी अपनाई जाने लगी। अब संपूर्ण विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संरचनाओं एवं राजनीतिक व्यवहार की व्यापक परिवेश में तुलनाएं होने लगी। दोस्तों, अब हम तुलनात्मक राजनीति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। देखिए, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह शाखा हमेशा से ही आकर्षण का, अट्रैक्शन का केंद्र रहा है। अरस्तु से लेकर आज तक के अध्ययन में यह जो शाखा है निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण रही है। पहली है कि राजनीतिक व्यवहार का ज्ञान। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें राजनीतिक व्यवहार एवं इसकी जटिलताओं को समझने में सहायता मिलती है।
इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा राजनीतिक व्यवहार पर अच्छी समझ बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीति को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न देशों की संस्थाओं का ज्ञान। देखिए, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के माध्यम से हम देश की संस्थाओं को अधिक गहराई से समझकर उपस्थित समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। विदेशी राजनीतिक संस्थाओं एवं उनसे संबंधित राजनीति के अध्ययन से हमारा दृष्टिकोण व्यापक, तुलनात्मक व संतुलित बनता है, जो किसी देश विशेष के संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस कंपैरेटिव के पेपर में ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, चीन जैसे देशों के बारे में, उनकी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, वहां के राजनीतिक व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। इससे आपका क्या होगा, जो एक माइंडसेट होगा वो थोड़ा ब्रॉडर लेवल पर डेवलप होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट है सिद्धांत निर्माण में उपयोगी। तुलनात्मक राजनीति का महत्व राजनीति में सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। राजनीतिक शास्त्र में प्राचीन काल से ही ऐसे सिद्धांतों एवं सामान्य नियमों की खोज जारी रही है, जिसके माध्यम से अलग अलग समाजों के राजनीतिक व्यवहार को समझा जा सके। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांतों के पुनर्निरीक्षण में सहायक। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि प्रचलित या पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों या समस्याओं में किस सीमा तक उपयोगी या अनुपयोगी सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर अनुशासन अध्ययन पद्धति में सहायक। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसके अध्ययन से सामाजिक विज्ञानों, सोशल साइंसेस के अन्य विषयों के बारे में भी एक व्यापक समझ बनती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति या स्वरूप। देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ ध्यान रखना, इंग्लिश में एक शब्द आता है नेचर, लेकिन इंग्लिश में जब आपके क्वेश्चन पेपर में जो ट्रांसलेट करने वाला है, कभी कभी वो प्रकृति शब्द भी यूज कर लेता है, कभी स्वरूप। तो यहाँ आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संदर्भ में राजनीतिक विद्वानों में काफी मतभेद है। इसकी प्रकृति के संदर्भ में मुख्यतः दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। फर्स्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का लंबात्मक वर्टिकल स्वरूप या प्रकृति। इस मत में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों का विश्लेषण एवं अध्ययन है। इसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर की सरकारों की परस्पर तुलना को महत्व दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत में देखें तो एक केंद्र सरकार होगी, एक लेवल पे दूसरी सरकार कौन सी है, राज्य सरकार, जो राज्यों में जो सरकारें होती हैं। एक तीसरा लेवल क्या है, स्थानीय सरकार, या तो नगर निगम या ग्राम पंचायत वाला। तो ये तीनों लेवल का जब हम अध्ययन करते हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, लंबात्मक, वर्टिकल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस दृष्टिकोण के आलोचकों का मत है कि यह दृष्टिकोण तर्कसंगत, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही अधिक बल दिया जाता है। अतः इसके आधार पर राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को नहीं समझा जा सकता। दोस्तों, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर पर जो दूसरा व्यू है वो है तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल स्वरूप। इस मत में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। इस धारणा के अनुसार तुलना दो प्रकार से हो सकती है। पहली, एक देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार की विभिन्न कालों के आधार पर तुलना, और दूसरा, विश्व में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों में तुलना हो सकती है। दोस्तों, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम
1947 से 1977 तक भारत में जो प्रधानमंत्री हुए लगभग 30 सालों का टाइम पीरियड है। बेसिकली इस दौर में 3 प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी। जब हम इन तीनों प्रधानमंत्री के इनके जो टाइम पीरियड में जो काम हुए हैं, अगर उन कामों का एनालिसिस करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल नेचर का कंपैरेटिव एनालिसिस। इसमें क्या आउटकम हमें निकल सकता है कि नेहरू जी के शासनकाल में किस तरीके की विकास की गतिविधियां हुई, किस तरीके के चैलेंजेस आए, ठीक है। शास्त्री जी के काल में किस तरीके के चैलेंजेस आए, किस तरीके के विकास कार्य हुए। इंदिरा जी के कार्यकाल में किस तरीके का विकास हुआ, किस तरीके की प्रॉब्लम आए। आप इन तीनों प्रधानमंत्री में एक चीज़ का और अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि इन तीनों के टाइम पीरियड में चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, तो युद्ध के समय कैसी परिस्थितियां थी, है ना। यह जो अध्ययन होगा एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों का विभिन्न कालों पर किया गया जो कार्य है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज प्रकृति का अध्ययन। आई होप अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज विश्व में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिज तुलना मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन पर बल दिया जाने लगा है। इस अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार की बारीकियों को समझा जा सकता है तथा कुछ सामान्य निष्कर्ष, जनरल कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का सीमांकन अभी तक नहीं हो सका है। सीमांकन मतलब कि इसकी अभी भी कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जो संक्रमण काल की अवस्था से गुजर रहा है, मतलब कि इसका अभी भी विकास हो रहा है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में परंपरागत और आधुनिक विचारकों के बीच में मतभेद पाया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत विद्वान अपने अध्ययन को केवल राज्य और सरकार के ढांचों तक ही सीमित रखते थे। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक विद्वानों के विचार में इसका विषय क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें नए नए विषयों तथा पद्धतियों का समावेश लगातार हो रहा है। जीन ब्लॉन्डेल ने इस मतभेद को 2 रूपों में व्यक्त किया है। पहला सीमा संबंधी विवाद और दूसरा मानक एवं व्यवहार संबंधी विवाद। देखिए, पहला है हमारा सीमा संबंधी विवाद। इस कॉन्टेक्स्ट में परंपरावादी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कानूनी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए इस बात पर बल दिया है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत केवल संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं संविधान द्वारा निर्धारित राजनीतिक व्यवहार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को ही प्रमुख मानते हुए कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य सरकारी और गैर सरकारी, आप यहां समझ रहे ना, परंपरावादी सिर्फ सरकारी में फोकस था उनका, ये कह रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना है। दूसरा विवाद है मानक या नियम एवं सीमा संबंधी विवाद। मानक का अर्थ संविधान द्वारा निर्धारित नियम से है तथा व्यवहार से तात्पर्य है उसके वास्तविक कार्यकरण से, मतलब उसकी फंक्शनिंग कैसी है। एक तरफ परंपरागत विचारक संवैधानिक मानकों, नियमों को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विचारक मानक की अपेक्षा वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यवहारिक धरातल पर प्राय अक्सर यह देखा जाता है कि वास्तविक राजनीतिक व्यवहार संवैधानिक प्रावधानों से मेल ही नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार और चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। 18 साल से ऊपर का हर एक नागरिक वोट दे सकता है और पंचायतों में, विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में एक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। उस एज को आप पूरी करते हैं, उस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया भैया संवैधानिक प्रावधान। पर व्यवहार में क्या है, प्रैक्टिकली क्या है? अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास मसल पावर नहीं है, ठीक है,
तो क्या आप चुनाव में जीत सकते हैं? तो ये उसी अंतर की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक व्यवहार और संवैधानिक प्रावधानों में कोई भी मेल नहीं दिखता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी हमने देखिए जितनी भी बातें कही, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र सीमांकन के अभाव में बहुत ही विवादास्पद है, जबकि अभी जो इसका एरिया ऑफ स्टडी है वो कहीं फिक्स नहीं है, और जब फिक्स नहीं है तो उसमें क्या है, डिबेटेबल है, विवादास्पद है। इसमें सबसे मूल समस्या यह है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या विषय शामिल किए जाए और क्या नहीं। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा क्या है कि क्या विषय आप इसमें शामिल कर सकते हैं और क्या नहीं। बेसिकली तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधान, दबाव समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, विधायिका, निर्वाचन, लोक प्रशासन इत्यादि जैसे विषयों का विश्लेषण किया जा सकता है। देखिए यहाँ मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र था उसमें पश्चिमी और यूरोपीय देश शामिल थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी एवं तृतीय विश्व के विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणालियां भी इसके अध्ययन क्षेत्र का मुख्य हिस्सा बने। साथ ही साथ इसमें अंतर अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी उपागम पर भी बल दिया जाने लगा। दोस्तों, अब हम तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की सीमाओं या बाधाओं पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो इसकी सीमा या बाधा कह लीजिए वो है कि पर्याप्त सूचना का अभाव। ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के बीच में अगर आपको तुलना करनी है तो आपको सूचना एवं तथ्यों की आवश्यकता होती है, डेटा चाहिए आपको। ठीक है, जबकि अनेक देशों में जो डेटा है उसको आपको कलेक्ट करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे तुलना करना कठिन हो जाता है। नो डाउट जो लिबरल कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में आपको सूचनाएं आसानी से मिल जाएगी। वहीं चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया जैसे देशों से आपको सूचनाओं की जो उपलब्धता है, डेटा कलेक्शन है, इसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चर या कारकों की अधिकता, मतलब कि वेरिएबल। चर मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल, हिंदी में कहीं आपको चर मिलेगा, कहीं कारक बोलेंगे। ठीक है, तो जो वेरिएबल है उसकी अधिकता। राजनीतिक प्रणालियों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता होती है जो राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होती है। इसमें आर्थिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारक प्रमुख हैं। राजनीतिक क्रिया एवं प्रक्रिया में सैकड़ों मतदाताओं, प्रशासकों एवं नेताओं का सक्रिय योगदान होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, किनका? वोटर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर का और हमारे लीडर्स का। कई बार सामाजिक एवं आर्थिक कारक सांस्कृतिक कारकों में इतना घुल मिल जाते हैं कि किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है कि मानक और व्यवहार में अंतर। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन बहुत ही कठिन इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो संबंध है मानक और व्यवहार दोनों से होता है। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का स्वरूप कैसा है या विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का स्वरूप कैसा हो सकता था आदि सवालों में बहुत ही अंतर होता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सिद्धांत और व्यवहार में बहुत ही अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली कंट्रीज में, अधिकतर देशों में संविधान में जिन आदर्शों पर जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, व्यवहारिक राजनीति में उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता। अभी हमने भारत के भी कॉन्टेक्स्ट में देखा था, जो एग्जाम्पल मैंने वोटिंग वाला बोला था। तो सिद्धांत क्या कहते हैं और व्यवहार में क्या है। अगर आपके पास मनी है, आपके पास मशल है, तो आप सत्ता में आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में जितनी भी आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें थी मैंने आपके साथ सारी शेयर की हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं इसका। देखिए, आज के डिस्कशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण से हम किसी देश विशेष की संस्थाओं का गहराई से अध्ययन करके
जो भी समस्याएं पैदा हुई हैं उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके द्वारा स्टूडेंट्स, टीचर्स, पॉलिटिशियन, स्कॉलर्स, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको उपयोगी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इस अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार को समझने, राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने तथा अनुभाविक अध्ययनों के आधार पर सिद्धांत निर्माण, इसकी औचित्यता एवं प्रामाणिकता जांचने में भी सहायता मिलती है। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट में राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं व्यवहार के बारे में सामान्य नियमों का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी वाले सेक्शन को समझना थोड़ा कठिन होता है। मुझे भी इस टॉपिक को तैयार करने में लगभग 10 दिनों से ज़्यादा का समय लग गया। इसके लिए मैंने कई किताबें पढ़ी, आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें कि आपके इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को आसान बनाने की। एक दो बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि कंपैरेटिव वाले पेपर की बुनियाद ही इस चैप्टर से स्टार्ट होती है। आपको मैं आज के लेक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा विद इन अ वीक या 10 डेज के अंदर अंदर। देखिए, मेरी कोशिश है कि आपको क्वालिटी वाला स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट और मोटिवेशन से हमारा काम करने का जो एक स्पीड है और जो हमारी टीम की जो एक मोटिवेशन है वो बढ़ेगी। ये जो मैंने आपको 1 वीक या 10 डेज के अंदर अंदर आपको नोट्स देने की बात कही है, आने वाले समय में आपको सेम डे के अंदर ही आपके नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आज के वीडियो लेक्चर में ज़रूर दें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।